हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल नया फ्रेश चैप्टर अपने पुस्तक का, चैप्टर नंबर 3 जो है मानव जनन। बच्चों, हम लोगों ने पहले चैप्टर में बात की कि जीवों के अंदर जनन कैसे होता है, जहां पे हमने एक सामान्य बात की। जीवों के अंदर जनन को पढ़ने के बाद हमारा फोकस हुआ कि पादपों के अंदर जो पुष्पी पादप है उसमें जनन कैसे होता है। जो उच्च पादप थे, जो एडवांस पादप थे, हमने उसके अंदर जनन की बात की और पूरी कहानी समझ ली थी। फिर अब हम पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में कि मानव के अंदर, ह्यूमन के अंदर जनन कैसे होता है। तो अब मानव के अंदर जब हम जनन की बात करते हैं तो ये चैप्टर, ये अध्याय जहां से शुरू होता है वहां पे हम कुछ ऐसी बातें पहले से मान के चलते हैं कि आपको पता है कि जैसे पुष्पी पादप उच्च पादप थे, आवृत्तबीजीय एंजियोस्पर्म उच्च पादप थे, वैसे ही मानव भी जंतुओं में उच्च जंतु है। स्पष्ट है बेटा? तो जब हम बात करते हैं मानव की, तो मानव जनन की जो कहानी शुरू होती है वो कहां से शुरू होती है जरा देखेंगे। मानव जनन की जब कहानी शुरू होती है और हम यहां पे जनन की बात कर रहे हैं, इसलिए ये स्टोरी शुरू ही होती है ऐसी जगह से जहां पे हम सबसे पहले क्या बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो मानव है, मानव एकल लिंगी प्राणी है। एकल लिंगी मतलब यूनिसेक्सुअल है। यस और नो? यूनिसेक्सुअल एकल लिंगी प्राणी है जिसमें सिर्फ मानव के शरीर पे एक ही लिंग पाया जाता है। यस और नो? या तो मानव लिंग के आधार पे नर होगा या क्या होगा, मादा होगा। तो सबसे पहले तो स्पष्ट बात होती है एकल लिंगी की। और आप बात अगर मानव की कर रहे हैं तो आप सभी बच्चों को पता है, आप सिर्फ देख के बता सकते हैं, सिर्फ देख के बता सकते हैं कि कौन नर है कौन मादा है, क्योंकि दोनों के शारीरिक संरचनाओं के साथ साथ दोनों के जननांगों के अंदर भी, जननांगों की संरचना और जननांगों की संरचना तो छोड़ दो, शारीरिक संरचना भी आप देख के बता सकते हैं कि कौन नर है कौन मादा। और यह प्रक्रिया जहां पे आप किसी जीव को देख के बता दो, जहां पे आप किसी जीव को क्या करो, देख के बता दो, उसे हम कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। क्या बोलते हैं बच्चों? लैंगिक द्विरूपता। तो मानव के अंदर लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। नर व मादा को आप देख के बता सकते हैं कि कौन नर है और कौन मादा। यस और नो? और कैसे बता सकते हैं? क्योंकि नर व मादा दोनों के अंदर उनके जननांग तो शरीर के अंदर है, कपड़े के अंदर है, लेकिन हमारे शरीर में, मानव के शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी पाए जाते हैं। एक लक्षण तो हो गए दोनों के लिंग, दोनों के लिंग जिनके मदद से वो मैथुन की प्रक्रिया करके बच्चे पैदा करते हैं, वो अलग बात है, वो तो चलो ठीक है हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन नर व मादा मानव के अंदर आप देख के भी पहचान सकते हैं। जैसे जो लोग मुझे देख रहे हैं या जो लोग खुद को शीशे में देखते हैं, आप बच्चे, तो आप देख के समझ जाते हो कि हाँ मैं नर हूं या मैं मादा हूं। क्यों? क्योंकि एक तो आपको पता भी है कि आप नर हैं व मादा हैं जननांगों के आधार पर। दूसरा, दूसरे लोग कैसे जानते हैं? क्योंकि दोनों के अंदर उनके सेक्स हार्मोन्स के वजह से, उनके लैंगिक हार्मोन्स के श्रावण की वजह से द्वितीयक लैंगिक लक्षण पाए जाते हैं। जैसे नर है तो दाढ़ी मूंछ होगी, दाढ़ी मूंछ होगी, आवाज भारी होगी, यस और नो, कंधे थोड़े चौड़े से होंगे। लेकिन मादा होगी तो मादा की आवाज पतली होगी। क्या होगी? मादा की आवाज पतली होगी। उसका वक्षस्थल, उसके स्तन ग्रंथियां बड़ी होंगी, कमर चौड़ी होगी, है ना? तो ये मादा के लक्षण है, तो आप देख के बता सकते हैं। तो नर व मादा जब आप देख के पहचानने लगे उसे बोलते हैं हम लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। चलो दो चीजें हो गई। एक चीज तो हम बोल रहे हैं मानव एक लिंगी है, एक लिंगी है मतलब एक ही लिंग है इसके पास,
या तो नर है या तो मादा है, एक लिंगी हो गया यूनिसेक्सुअल। और दोनों को आप देख के पहचान सकते हो, ये बात हो गई डाइमॉर्फिज्म की, लैंगिक द्विरूपता की। मानव के अंदर जनन की बात करें तो हम लोगों ने पहले ही अध्याय में पढ़ लिया था कि उच्च पादपों के अंदर मुख्यतया लैंगिक जनन होता है। कभी कभी कहीं कहीं कुछ पादपों में अलैंगिक जनन हो सकता है, लेकिन उच्च जंतुओं में हमेशा लैंगिक जनन होता है। तो मानव, मैंने बताया था उच्च जंतु है, क्या है? उच्च जंतु है, मानव है एक कॉर्डेट, कॉर्डेटा के मैमेलियन में आता है, स्तनधारी वर्ग में आता है। तो स्तनधारी का मतलब क्या हुआ? ये हो गया उच्च जंतु। कॉर्डेटा की वजह से क्या हो गया? ये उच्च जंतु। और जब ये उच्च जंतु है तो यहां पे जनन की प्रक्रिया होने का सबसे ज्यादा अवसर किस चीज का है? सबसे ज्यादा आसार किस चीज के हैं? कि यहां पे जो जनन की प्रक्रिया होगी वो होगी लैंगिक जनन। तो मानव जनन में, मानव के अंदर जनन कैसा होता है? वो होता है लैंगिक जनन। स्पष्ट है बच्चे? अब लैंगिक जनन में हमने वैसे भी पढ़ रखा है कि लैंगिक जनन, जनन की वह प्रक्रिया होगी जिसमें हमेशा आपको दो पितृ चाहिए होंगे। लैंगिक जनन द्विपैतृक होता है। यहां पे दो पितृ दिख रहे हैं, एक नर एक मादा। यस और नो? एक नर एक मादा। अब ये कैसे जनन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, इसकी कहानी बहुत बड़ी है। इसकी क्या है? कहानी बहुत बड़ी है। हमने पहले अध्याय से ही लैंगिक जनन को 3 हिस्सों में बांट के पढ़ना सीखा है। यस और नो? एक हमने बोला था कि जब भी लैंगिक जनन होगा तो आप लैंगिक जनन को अपने अध्ययन को सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए 3 हिस्से में पढ़ सकते हैं। यहां पे भी वो कहानी चलेगी। अध्ययन को सरल बनाने के लिए अध्ययन को सरल बनाने के लिए लैंगिक जनन 3 भागों में बांटा जा सकता है। लैंगिक जनन को कितने भागों में बांट सकते हैं आप? 3 भागों में बांट सकते हैं अध्ययन को सरल बनाने के लिए। पहला पूर्व निषेचन, प्रक्रिया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ का, या हर लैंगिक जनन का होता है सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, निषेचन। पूर्व निषेचन, निषेचन की प्रक्रिया। और फिर तीसरा हो गया पश्च निषेचन प्रक्रिया। तो निषेचन में ओवरऑल कुल ये 3 प्रक्रिया आप यहां पे भी पढ़ेंगे कि पूर्व निषेचन, निषेचन के पहले क्या होता है लैंगिक जनन में? निषेचन तो वो प्रक्रिया है जहां पे दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक क्या कर जाएंगे? मिल जाएंगे। हमने पहले के अध्याय में भी पढ़ा है। पश्च निषेचन क्या है? निषेचन के बाद भ्रूणीय विकास कैसे होगा उसकी कहानी हम लोग पढ़ेंगे पश्च निषेचन में। तो हम थोड़ा सा मानव जनन का ओवरव्यू करते हैं, क्योंकि आपकी पुस्तक में पहले, सबसे पहले पेज पे यही बात दे रखी है, यही बात दे रखी है। तो हम इस अध्याय में पढ़ने क्या वाले हैं? इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले पूर्व निषेचन की प्रक्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? पूर्व निषेचन प्रक्रिया। और पूर्व निषेचन प्रक्रिया में 2 चीजें आएंगी।
दो चीजें आएंगी, ध्यान से देख लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। यहां पे आपको दो चीजें मिलेंगी। पहला मिलेगा युग्मक जनन। क्या मिलेगा बच्चे? पहला मिलेगा युग्मक जनन और दूसरा मिलेगा इस युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक जनन और युग्मक का स्थानांतरण जब हम इसकी बात करते हैं, है ना, कैसे होगा, कहां होगा, वो सब बाद में पढ़ेंगे। हम जब इसकी बात करते हैं तो हमने पढ़ा है कि यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है और दो स्पीसीज बन रहे हैं, एक बन रही है नर और एक बन रही मादा, है ना। कुछ टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, कुछ टर्म्स लिखे हुए पहले पेज पे, उनको समझना है। नर के अंदर जब युग्मक जनन होता है तो नर के युग्मक को हम बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोला जाता है? शुक्राणु। मादा के युग्मक को हम बोलते हैं अंड कोशिका या अंडप। यहां बना स्पर्म, यहां बना अंडप, अंड कोशिका। दोनों के मिलने को जरा ध्यान से देखेंगे। यह हो गया एक शुक्राणु और ये हो गई एक अंड कोशिका, अंडक। दोनों के मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? दोनों के मिलने की प्रक्रिया कहलाती है, दोनों के मिलने की जो प्रक्रिया है बच्चे, वो प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। क्या कहलाती है? निषेचन। तो यहां पे दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। यहां पे क्या हो जाएंगे बच्चे? दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। इसका जो केंद्रक है, इसके केंद्रक के साथ ये केंद्रक क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। दोनों केंद्रक मिल जाएंगे। यह प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? निषेचन की प्रक्रिया। और निषेचन के पहले की घटना हमें पढ़नी है। मैंने क्या बोला? सबसे इंपॉर्टेंट यही स्टेप है, निषेचन। हमें इस अध्याय में जो पढ़ना है, 3 भाग में बांट के पढ़ना है। जहां पे मैं पूर्व निषेचन में बोल रहा हूं जनन, युग्मक जनन। युग्मक जनन से नर के अंदर शुक्राणु बनेगा, नर युग्मक है जो। मादा के अंदर अंडप या अंड कोशिका बनेगी जो मादा युग्मक है। और दोनों का निषेचन होने के लिए आपने पादपों के अंदर भी पढ़ा था कि जो उच्च पादप है, उन उच्च पादपों में पुंकेसर, तो पुंकेसर के ऊपर से परागकण आता था और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे पड़ जाता था। वर्तिकाग्र पे पड़ने के बाद वहां से पराग नलिका का निर्माण होता था, जो पराग नलिका अंडाशय के अंदर जाके, अंडाशय के अंदर बीजांड द्वार से घुस के निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करवाता था। वहां पे भी कहानी ऐसी थी कि जो अंड कोशिका थी वो स्थानबद्ध थी, स्टेशनरी थी, एक जगह पे थी। यहां पे भी जो अंडप है ना, ये अंडप कैसा होता है? ये होता है स्थानबद्ध। स्थानबद्ध मतलब जहां बनेगा उसके अंदर, उस संरचना के अंदर ये चुपचाप बना हुआ है। स्थानबद्ध है, अचल है। और यहां पे जो शुक्राणु है, शुक्राणु कैसा है? ये चल है, ये चलयमान है। तो इस शुक्राणु को, जो कि नर शरीर के अंदर बना है, उसे अंडाणु के पास जाना पड़ता है जो मादा शरीर के अंदर बना है। और नर से मादा शरीर के अंदर शुक्राणु को जाने की प्रक्रिया कहलाती है युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक जनन तो समझ गए। युग्मक जनन क्या था? युग्मकों का निर्माण। युग्मक जनन क्या है? युग्मकों का निर्माण। पहला स्पष्ट हुआ? मैं दोनों को यहां पे करता हूं, अलग से ही बना देते हैं। पहला पॉइंट, युग्मक जनन। क्या होता है युग्मक जनन? युग्मकों का निर्माण।
युग्मकों के निर्माण की कहानी क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। स्पष्ट है बेटा? क्योंकि यहाँ पे दो जगह पे युग्मक जनन हो रहा है, दो टाइप के युग्मक बन रहे हैं। एक प्रक्रिया कहलाती है नर युग्मक जनन, नर के अंदर, मादा के अंदर की प्रक्रिया को कहते हैं मादा युग्मक जनन। ध्यान से समझना बेटा, मादा के अंदर की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मादा युग्मक जनन। स्पष्ट है? नर के अंदर क्या बना? नर के अंदर नर युग्मक जनन से बना शुक्राणु, और ये शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है। इसीलिए नर युग्मक जनन को जहां शुक्राणु बन रहा है हम इसे शुक्र जनन भी बोल देते हैं। शुक्राणु की वजह से हम इसे शुक्र जनन भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे? मादा युग्मक जनन में अंड कोशिका बनने वाली है। इसमें क्या बनने वाली है? इसमें बनने वाली है अंड कोशिका, और अंड कोशिका की वजह से आप इस प्रोसेस को बोल सकते हैं अंडाणु। तो शुक्राणु और अंडाणु बन गया। अंड कोशिका क्या है? अंड कोशिका है मादा युग्मक। जैसे ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है। क्लियर बच्चे? अब नर युग्मक हमने पहले भी बात कर ली है। नर युग्मक कहां बना? नर के शरीर में। मादा युग्मक कहां बना? मादा के शरीर में। और मादा के शरीर में जो युग्मक बना है वो कैसा है? वो स्थानबद्ध है, वो अचल है। यस और नो? तो नर युग्मक को मादा युग्मक पे जाना पड़ता है, और इसके लिए मैथुन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है बच्चे? मैथुन की प्रक्रिया के द्वारा नर युग्मक को मादा युग्मक में छोड़ा जाता है। आपके पुस्तक पढ़ोगे, वहां पे एक टर्मिनोलॉजी लिखी है, एक बात लिखी है बच्चे, उसको जरा ध्यान से समझ लो। मैं यहां पे ही बता देता हूं। नर युग्मक कैसा है? ये चलमान। मादा युग्मक ये कैसी है? अचल या स्थानबद्ध, ये अपने जगह पे है। मैथुन प्रक्रिया द्वारा ये अपने जगह पे है और वो घूम रहे, वो अपनी जगह पे है, इसे जाना पड़ेगा, इसे यहां से यहां जाना पड़ेगा मादा के शरीर में, तभी तो निषेचन होगा। अतः युग्मक स्थानांतरण की क्रिया मानवों में मैथुन द्वारा युग्मक स्थानांतरण क्रिया मानव में कैसे हो रहा है? मैथुन द्वारा संपन्न की जाती है। मैथुन की क्रिया द्वारा क्या की जाती है? संपन्न की जाती है। मानव के अंदर ये युग्मक स्थानांतरण की क्रिया कैसे होती है? मैथुन प्रक्रिया से संपन्न की जाती है, तथा मानव जननांग से वीर्य सेचन के द्वारा शुक्राणु मादा जननांग में स्थानांतरित
स्थानांतरित किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? कैसे स्थानांतरित किए जाते हैं बेटा? नर युग्मक जो है वो मादा युग्मक में कैसे स्थानांतरित किए जाते हैं? वीर्यसेचन की प्रक्रिया। तो यहाँ पे आपको दो टर्म याद रखना है, स्पेसिफिकली ये याद रखना है, वीर्यसेचन की प्रक्रिया के द्वारा। तो युग्मक का स्थानांतरण कैसे हो रहा है, मैं इसको अब अलग से लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिख जाए। कहानी तो लिख ही दिया। युग्मक स्थानांतरण विधि क्या कहलाती है? आप पढ़ेंगे तो पहले ही पेज पे लिख रखा है आपके एनसीईआरटी में, आपकी पुस्तक में ये सारी बातें क्या कहलाती है? वीर्यसेचन। इंसेमिनेशन। स्पष्ट है बच्चे? तो मादा के अंदर वीर्यसेचन की प्रक्रिया के द्वारा युग्मक का स्थानांतरण हो जाता है। युग्मक स्थानांतरण के पश्चात मादा के शरीर में निषेचन की प्रक्रिया होती है। हम पढ़ेंगे। एक और बड़ी जरूरी सी बात है, जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे मादा के अंदर में, मतलब मानव के अंदर लैंगिक जनन की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी बात है, चलो दिखाता हूँ वो भी आपको। युग्मक जनन से वीर्यसेचन की प्रक्रिया द्वारा क्या हो गया? आपने युग्मक भेज दिया मादा शरीर के अंदर, यस और नो। अब आपको पता है क्या होगा, हमने पहले कर भी रखा है, जब ये दोनों आएंगे एक साथ तो क्या होगा? निषेचन। तो ये हो गया निषेचन की पूर्व वाली बात। अब हम कर रहे हैं निषेचन की प्रक्रिया, जरा देखना। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? निषेचन। ध्यान से देखना। निषेचन की क्रिया में मानव 2n है, फोर्टी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यस और नो। निषेचन की प्रक्रिया में मानव में गुणसूत्र संख्या व आनुवंशिकी को, मानव में गुणसूत्र की संख्या व आनुवंशिकी को नियत बनाए रखती है। इसको भी समझेंगे हम लोग बच्चा, नियत बनाए रखती है। समझिए जरा क्या हो रहा है पूरा प्रोसेस। जब हम बोल रहे हैं कि ये एक नर है और ये एक मादा है, चूंकि दोनों मानव हैं तो दोनों 2n है, दोनों द्विगुणित है, यस और नो। और दोनों के अंदर क्रोमोसोम क्या है? 46, यस और नो। जब युग्मक जनन हो रहा है, क्या प्रक्रिया की बात कर रहा हूं मैं? युग्मक जनन की। अब हमें पता है कि नर युग्मक जनन, मादा युग्मक जनन दोनों हो रहा है। युग्मक जनन हो रहा है। युग्मक जनन की प्रक्रिया में नर के अंदर जब नर युग्मक बना, अब तो नाम जान गए हम लोग नर युग्मक का, जब शुक्राणु बने, शुक्राणु के अंदर 23 N या 23 गुणसूत्र रह गए। ऐसे जब यहां से मादा युग्मक या अंड कोशिका बनी, अंडक बना, तो वो भी N और 23। अच्छा, एक चीज तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी हम लोग एक चीज तो पहले ही पढ़ चुके हैं ना बेटा, कि जब भी आप बात करेंगे युग्मक की, तो युग्मक हमेशा कैसे होते हैं?
युग्मक हमेशा कैसे होते हैं? युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, यस और नो? युग्मक कैसे होते हैं बच्चे? हमेशा अगुणित। तो देखो निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा जब ये दोनों मिलते हैं और इनके मिलने से n और n से युग्मकों के मिलने से बनता है युग्मनज, जो क्या है 2n और 46। ये n मिल गए और 23 23 46। युग्मकों के मिलने से जो प्रक्रिया हो रही है निषेचन की, ये वापस क्या कर रहा है? इसी युग्मनज से नया शिशु पैदा होने वाला है, यस और नो? तो अब जो नया शिशु बनेगा, इस नए शिशु के अंदर यह स्पष्ट है कि 46 गुणसूत्र होंगे। तो निषेचन की प्रक्रिया क्या करती है? ये आनुवंशिकी और गुणसूत्रों की संख्या को हमेशा नियत बनाए रखती है, क्योंकि उच्च जंतुओं में जब भी हम यहाँ पे विभाजन देखते हैं तो यहाँ पे हो रहा होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या हो रहा होता है बेटा? अर्धसूत्री विभाजन। मतलब स्पष्ट है कि मानव के अंदर जब निषेचन की प्रक्रिया होगी तो नर व मादा दोनों के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? युग्मक जनन की प्रक्रिया में जब युग्मक बना रहे होंगे तो दोनों के अंदर आपको अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलेगा, जिससे जो जो युग्मक बनेंगे, युग्मकों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है और वह एक अगुणित संरचना बनता है, जिनके मिलने से, जिनके संलयन से युग्मनज बन जाता है, जो एक द्विगुणित और गुणसूत्र संख्या 46 वाली संरचना है। तो ये जो स्टोरी पढ़ा निषेचन की, हम पढ़ेंगे भी आगे। यह प्रक्रिया ये क्या कर रही है? ये मानव शरीर के अंदर जो नया शिशु आने वाला है उसके अंदर ये गुणसूत्रों की संख्या और उसकी आनुवंशिकी को बराबर बना के चल रही है। यस और नो बच्चे? स्पष्ट है ये बात भी? चलिए